यूपी चुनाव की फाइनल लड़ाई पूर्वांचल में जारी है। मतदान 7वें चरण का हो रहा है और लंबी कतार यहां पर देखी जा रही है। हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे क्योंकि पहले यहां पर कहा जा रहा था कि जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको कंट्रोल भी किया जा रहा था। हमने सुबह से देखा लंबी लंबी लाइन यहां पर लगी हुई थी। बदलाव यहां पर जनता चाहती है। 7 चरण में यहाँ पर 7वें चरण में वोटिंग हो रही है। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। 613 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। इसमें सरकार के मंत्री भी कुछ ऐसे हैं। इसमें दारा सिंह चौहान आप ले लीजिए, धनंजय सिंह को आप ले लीजिए। तो ऐसे में अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं। अनुराग, ऐसे कई मंत्री हैं जिनकी किस्मत का फैसला होने वाला है इस चरण में। निश्चित तौर पे शालू, ये आखिरी चरण है, 7वां चरण। और यूपी चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। 6 चरणों का मतदान हो चुका है। जहां आप जाइए माहौल अलग ही देखने को मिल रहा है। हम बनारस में लोगों से बात कर रहे हैं तो यहाँ पूरी तरह से बीजेपी की फिर से बोलबाला है। पिछली बार यहाँ 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। लेकिन इस बार जो बड़े नामों की चर्चा हो रही है उसमें अनिल राजभर है, दारा सिंह चौहान है, अब्बास अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे जो मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, धनंजय सिंह मल्हई विधानसभा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव निकाल लेंगे भले ही जेडीयू का जनाधार ना हो। आजमगढ़ का हमने मुआयना किया। आजमगढ़ में संग्राम यादव हैं। संग्राम यादव 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे। रमाकांत यादव का थोड़ा मामला फंसा हुआ है क्योंकि रमाकांत यादव भले ही बड़े नाम हो लेकिन वो जिस तरह से दल बदलते हैं, उनके जो लोग बता रहे हैं कि इस बार वो जो माहौल है वो देखने को नहीं मिल रहा है। रमाकांत यादव की सीट फंसी हुई है। दुर्गा प्रसाद यादव जो अपना अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, 9वीं बार विधायक बनेंगे। हमने देखा कि उनके पास किस तरह से लोग आ रहे थे, किस तरह उन्हें समर्थन मिल रहा है। तो ये कुछ बड़े नाम है। आप गाजीपुर जाइए, अब हमको थोड़ा सा समीकरण बताते हैं। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का थोड़ा बहुत वर्चस्व है। इसके साथ ही आप जब बनारस आते हैं तो यहाँ बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों का वर्चस्व है। आजमगढ़ में जाएंगे आप, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। जौनपुर की भी यही कहानी है। 9 सीटें हैं वहाँ पे। 9 सीटों में समाजवादी पार्टी की फाइट हर सीट पे है। धनंजय सिंह भी जिस सीट पे लड़ रहे हैं उसमें भी लकी यादव जो पारस यादव के बेटे हैं उनसे फाइट है। मऊ में समाजवादी पार्टी ठीक रहेगी, इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जौनपुर और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये सभी सीटें हैं जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 54 सीटों में हम आपको बता दें कि 349 विधानसभा सीटों पे अभी तक चुनाव हो चुके हैं। 54 सीटों पे मतदान आज जारी है। अब स्पष्ट हो जाएगा 10 मार्च को कि क्या कुछ होने वाला है। मानसी से हम जानेंगे कि क्या मानसी, बनारस का जो पूरा माहौल है, पूरे पूर्वांचल का माहौल क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल अनुराग, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो बनारस का माहौल बना हुआ है वो योगी सरकार की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि योगी सरकार से लोग जो है वो काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे हैं। कुछ पक्ष जो है वो ये कहता हुआ दिख रहा था कि महंगाई है और काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिनसे सरकार बहुत कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो 10 मार्च को साफ हो जाएंगे। भाजपा और जो सपा में पूर्वांचल में टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस का जो स्टैंड है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। पूर्वांचल में अगर देखा जाए, हमने लोगों से भी काफ़ी बातचीत की। लोगों से बातचीत के बाद हमें ये साफ हो गया कि जो टक्कर है वो भाजपा और सपा में देखने को मिल रही है। जो समाजवादी पार्टी है वो इस समय पर पूरा दावा कर रही है कि 300 से 350 सीटें वो ला सकेगी और भाजपा भी जो दावा कर रही है वो यही कर रही है कि 300 से 350 सीटें आने वाली हैं। बहरहाल जो परिणाम है वो 10 मार्च को साफ हो पाएंगे। 613 उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी है। 7वें चरण का मतदान हो रहा है। आखिरी मतदान है ये और इस आखिरी मतदान से साफ हो जाएगा कि क्या कुछ यूपी में रहने वाला है। एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, शालू आप भी आ जाइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे पूर्वांचल का चूंकि चुनाव है, योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अयोध्या जब हम गए तो वहाँ राम मंदिर की बात कही जा रही थी। जब आप पश्चिम में जाते हैं तो और मुद्दे होते हैं, लेकिन जो पूर्वांचल का मुद्दा है, योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया। काशी में इतना कुछ विकास हुआ है। तो आप लोग क्या लगता है ये जो वोट बैंक है ये बीजेपी के साथ रहने वाला है? आप लोग थोड़ा सा प्रतिक्रिया, लोगों से आपने बात की तो आप विकास की बात, जिस तरीके से आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, राम मंदिर का जिक्र किया, हमने लोगों से बात की राम मंदिर को लेके। उन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ऐसे भी हमें कुछ लोग मिले। माहौल जो है वो हम कुछ
ऐसा भी कह नहीं सकते हैं किसकी तरफ है, लेकिन जो कांटे की टक्कर है वो जबरदस्त यहाँ पर अनुराग देखने को मिल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लीजिए, बोल रहे हैं कि अभी आधा काम बचा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं, मूलभूत सुविधाएं वो मिले उनको। बिल्कुल, रोजगार की बात भी कही जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद कहा जा रहा था कि रोजगार मिलेगा लोगों को, और जो पूरा काम है वो अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग भी गुजरे वहां से, तो हमें भी ये देखने को मिला कि अभी जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से साफ नहीं है, और लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ अपडेट है। लेकिन फिलहाल जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो वहां पर लोग जो थे वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि अभी उस पर बहुत काम बाकी है, और समाजवादी पार्टी कहती है कि वो उनका प्रोजेक्ट था, वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन भाजपा ने इस पर कब्जा कर लिया और अपने नाम से उनको ये सब कुछ संभाला गया। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आपको ये नहीं लगता है कि जो असल लड़ाई है अनुराग वो वाराणसी और आजमगढ़ में है? क्योंकि वाराणसी आप ले लीजिए योगी का गढ़, और आजमगढ़ ले लीजिए अखिलेश का गढ़। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में इन 54 सीटों पे 36 सीटों पे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने अपना कब्जा जमाया था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि जब लखनऊ से वो कनेक्टिंग सड़क आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया को जोड़ती है, और ये जो जिले हैं बहुत पिछड़े रहे हैं, रोजगार की बड़ी समस्या रही है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब जुड़ता है तो योगी सरकार का एमएसएमई एक परियोजना थी, जो लघु उद्योग है, इनको व्यापार को बढ़ावा कैसे मिले। जब कोई 3.5 या 4 घंटे में बलिया से लखनऊ जाएगा तो निश्चित तौर पे उसकी जो सहानुभूति होगी वो बीजेपी की तरफ होगी। भले ही क्रेडिट की बात चल रही हो, अखिलेश यादव दावा कर रहे हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, योगी सरकार कह रही है कि हमने इसको बनवाया है। क्रेडिट लेने की बात करें तो क्रेडिट तो हर कोई ले रहा है। सपा को आप ले लीजिए, सपा कह रही है हमने करवाया, बीजेपी को ले लीजिए, बीजेपी कह रही है हमने करवाया, लेकिन पिस तो आम जनता रही है ना। बिल्कुल 2017 की बात की जाए तो 2017 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का रहा था बोलबाला यहाँ पर, लेकिन इस बार जो स्थिति है वो काफ़ी अलग नजर आ रही है। जो समाजवादी पार्टी है वो पूरी तरीके से दावा कर रही है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का ही गढ़ रहा है वो शुरू से, और वो ही जीतेगी। पिछली बार जनता ने गलती कर दी थी जो भाजपा को जिता दिया था, इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से दावा कर रही है, भाजपा अपनी तरफ से दावा कर रही है। एक चीज में मिसिंग है मानसी, आप देखिए जब हम चौराहों पे बात करते हैं तो सपा और भाजपा के बहुत समर्थक मिल जाते हैं, लेकिन बीएसपी के, कांग्रेस के लोग नहीं मिल रहे। बीएसपी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि जो उसका वोट बैंक है वो एकदम बेस वोट है। वो लोग हमेशा मायावती ने उनके लिए काम किया और वो हमेशा से दलित वोट बैंक रहे हैं। लेकिन कहीं भी आजमगढ़ हो जाए, बनारस हो जाए, मऊ हो जाए, गाजीपुर हो जाए, जब हम चौराहों पे लोगों से बात करते हैं तो बीएसपी को नजरअंदाज, बीएसपी समर्थक नहीं मिल रहे हैं। क्या वजह है, इस पे बीएसपी को सोचना होगा। कांग्रेस, प्रियंका गांधी लगातार रोड शो कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, लेकिन उनके समर्थन में भी लोग नहीं बोल रहे हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। ये बात देखिए, आप जिस तरीके से बता रहे हैं बसपा और कांग्रेस की बात, तो आप ये मत भूलिए कि मुख्यमंत्री नहीं है मायावती, एकदम से उभर रही हैं। अब ये नहीं पता कि वो क्या अपनी रणनीति अख्तियार कर रही हैं, अंदर ही अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता अनुराग इसको लेकर भी। कांग्रेस की बात मेकर भी कहा जा रहा है, इसलिए और यही वजह है कि किंग मेकर कहा जा रहा है उनको, कि अगर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में अगर कोई टक्कर देखने को मिलती है तो मायावती जो है, बसपा पार्टी जो है वो किंग मेकर बन सकती है। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी, लेकिन उनकी जो रणनीति है, इख्तियार वो कर रही है, उसको लेकर के भी काफी कुछ कहा जा रहा है। अभी देखना होगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन जो अभी जो टक्कर चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में चल रही है। अनुराग, जो स्थिति देखने को मिल रही है, हमने लोगों से बातचीत की, काफी लोगों से बातचीत की, तो काफी अलग नजारा देखने को मिला। निश्चित तौर पे सभी नेताओं के, सभी सियासी दलों की बहुत कम समय बचा है, 10 मार्च को स्पष्ट होगा। लेकिन जो माथे पे सिकन है, हर कोई दावा तो कर रहा है कि हमारी सरकार आ रही है, लेकिन जब हम लोगों को नहीं पता चल पा रहा, हम लोगों से बात कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पे कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी। हालांकि एक बात स्पष्ट है, जो भी सरकार चुन कर आएगी वो पूरे 5 साल बिल्कुल आश्वस्त होगी। किसी तरह के जो लोगों की डिमांड है, जो जनता मांगती है, उस बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वक्त आने पे जनता सबक सिखाना जानती है। 5 साल आप राज कर सकते हैं, लेकिन जब हिसाब लेने की बारी आती है, जब सड़कों पे उतरते हैं और आप वोट मांगने जाते, जैसे हमने देखा कि कई सारे नेताओं को लोगों ने नारेबाजी कर, गालियां दे भगा दिया कि आपने कुछ काम नहीं किया है। इस तरह की जो बड़ी, जैसे कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने कहा है कि हमने अखिलेश यादव से पहले ही कह दिया है कि 10 मार्च के बाद 6 महीने तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। तो इसमें जो गुंडागर्दी की बात है,
जिसकी जो योगी सरकार पे एक ठप्पा लगा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज कम हुआ है। जो अपराधियों का आधिपत्य चलता था एक दौर में, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का अपने क्षेत्र में दबदबा था। लोग जब जाते थे तो उनके इशारों के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था, लेकिन योगी सरकार में वो घुटनों पे आ गए, वो जेल चले गए। और यही वजह है कि लोग जो है, जो आम जनता है, जो व्यापारी हैं, वो इस बात से खुश हैं कि गुंडाराज कहीं ना कहीं कम हुआ है। और लेकिन अनुराग, गुंडाराज भले कम हुआ है, लेकिन लोग दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि महंगाई और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार सरकार उससे पीछे हट गई है। जो लोग कहते हुए नजर आए कि जो सरकार है वो बोल नहीं रही है, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सरकार का जो स्टैंड है वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। एक चीज मैं आपको मानसी बताऊंगा, महंगाई के मुद्दे पे और गुंडागर्दी में होता ये था कि व्यापारी से जबरन पैसे वसूले जाते थे, लेकिन महंगाई में अगर चीजें महंगी हैं तो आप अपने जेब से निकाल के चीजें खरीदते हो, ये दूसरी चीज है। किसानों की बात की जाए तो बहुत सारे पूर्वांचल में गरीब और छोटे तबके के किसान हैं, उनकी जोत बहुत बड़ी नहीं है। उन्हें फ्री में जब राशन मिलता है, नमक मिलता है, रिफाइन मिलता है, किसी के घर में डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, तो उनके लिए बहुत बेहतर चीज़ है। हालांकि जो बड़े जोत के किसान हैं उनका अनुराग, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको आप डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहे हैं। हमने लोगों से बात की, वो कहते हैं 5 किलो राशन से क्या होगा, इतना बड़ा उनका परिवार है, इतना राशन दे दिया, उनका क्या होगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के सामने दोबारा से अपना दुर्ग बचाने की चुनौती है? तो वही सपा और बसपा करिश्मा दोहराने की यहाँ पर चुनौती नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा धरातल पर कांग्रेस और बसपा यहाँ पर गायब नजर आई है, लेकिन पीछे से उनकी क्या रणनीति है, क्या किंग मेकर की भूमिका में वो नजर आने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों से बात कर रहे हैं, आम जनता जो है वो काफी ज्यादा त्रस्त है। आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, रोजगार का मुद्दा ले लीजिए। सरकार तो कह रही है रोजगार को लेकर कि रोजगार दिया जा रहा है, क्या वो सिर्फ कागजों में रोजगार दिया जा रहा है? हम जनता से, युवाओं से बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है हम युवाओं की आवाज को उठाते हैं, लेकिन हमने युवाओं की आवाज को सुना। कुछ युवा ऐसे भी थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि उनको जो नौकरी जो दी जानी थी वो नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई है। वो कहाँ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और हम अगर देखा जाए तो पिछली बार के विधानसभा चुनाव से अब भाजपा उतनी कॉन्फिडेंट भी नजर नहीं आ रही है, कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा लो नजर आ रहा है इस बार, जो हमने नजर आ रहा है। और लोगों में भी उस तरीके का उत्साह नहीं है उस तरीके को लेकर के कि जो मानसी, जो जनता है इस बार की बदलाव चाहती है, वो परिवर्तन चाहती है। क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं, एक चीज और भी है शालू, मैं आपको बनारस का हाल बता रहा हूँ। परसों रोड शो था प्रियंका गांधी का, और इसी रास्ते से प्रियंका गांधी जा रही थी, और ये जो छत है आसपास में मैंने देखा था कि बीजेपी कार्यकर्ता माइक और झंडे लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप वो माहौल हमें गोरखपुर में नहीं देखने को मिला। हम मल्लाह से बात कर रहे थे। अगर आप बनारस की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, तो यहाँ पर जहाँ तक देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ, अगर कहा जाए तो। आपने खुद बात की थी एक मांझी से, मल्लाह से, जिसको कि एक मोटर बोट मिला है, सीएनजी किट। जब हम उनसे बात कर रहे थे उनकी आंखें नम हो गई थी, बहुत भावुक थे, और वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने हमारा वो सपना साकार कर दिया जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। हम डीजल और पेट्रोल की बात करते थे, प्रदूषण होता था, लेकिन आज हमें सीएनजी किट मिल चुका है। हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो गई है। वहीं पे हम कुछ स्थानीय विक्रेताओं से बात कर रहे, लोग बता रहे थे कि आप 80 घाट की स्थिति देख लीजिए, सिर्फ 80 घाट की नहीं, आप बनारस के सभी घाटों का हाल देख लीजिएगा। आप पिछले 10 साल को देखिए बनारस कैसा था, कितना बदला। निश्चित तौर पे तो बनारस जो है इस बार भी बीजेपी के लिए बेहतर होगा, लेकिन आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर ये चुनौतीपूर्ण होगा। जौनपुर में धनंजय सिंह की सीट निकल जाए, क्योंकि धनंजय सिंह का जिस तरह से भौकाल है, और उत्तर प्रदेश की जनता जो होती है, ये जो बड़े नाम होते हैं उनके रुतबे से, रॉबिनहुड छवि से, उनके भौकाल से ही उनको बड़ा नेता मानती है, चाहे वो धनंजय सिंह हो, चाहे रमा नेता मानते हैं, लेकिन वो डर का माहौल पैदा करते हैं। लोग हो सकता है कि वो डर के माहौल से काफी ज्यादा धनंजय सिंह का दबदबा है। जैसे धनंजय सिंह आते हैं तो लोग बोलने लगते हैं शेर आ गया, शेर आ गया। इस तरीके की नारेबाजी, आपने इंटरव्यू लिया था अनुराग, हमने देखा था किस तरीके की नारेबाजी यहाँ पर लोगों की तरफ से की जा रही थी। तो ये ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत दाव पर लगी है। 613 उम्मीदवार हैं। हाँ, वोट बैंक में तब्दील होता है कि नहीं होता है, कि प्रियंका गांधी का भी रोड शो हुआ था, काफी लोग प्रियंका गांधी को देखने आए थे। हाँ, वोट बैंक में हमने देखा कांग्रेस की जब रोड शो हुआ था तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आप अखिलेश यादव का रोड शो ले लीजिए, अखिलेश यादव के रोड शो में इतनी भीड़ होती है, लेकिन वो वोट में बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके की स्थिति अभी बनारस में देखने को मिल रही है, चाहे हम मऊ की बात करें, चाहे जौनपुर की बात करें, मिर्जापुर की बात करें, तो वहां पर जो सपा और भाजपा में टक्कर देखने को मिल रही है, यहाँ पर स्थिति डामाडोल नजर आ रही है भाजपा की भी काफी हद तक।
निश्चित तौर पे 54 सीटें हैं, 54 सीटों पे चुनाव हो रहा है और बीजेपी चाहेगी कि पिछली बार को जो आंकड़ा था 36 सीटें उसके आसपास ही कहीं रहे, बीजेपी के लिए वही बेहतर होगा। लेकिन जो माहौल है वो लग नहीं रहा है, क्योंकि आजमगढ़ में स्थिति बीजेपी के कहीं से फेवर में नहीं दिख रही है। जौनपुर का वही हाल है, मिर्जापुर में बीजेपी का ठीक रहा है। जहां भी धार्मिक स्थल है, जहां भी धर्म की बात होती है, मंदिर है, इस पे बात होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ बीजेपी ठीक रहेगी। लेकिन आप देखिए पूर्वांचल में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो जाति धर्म की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी हो चाहे, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों के मन में अभी भी ये सवाल रहता है कि जाति धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। अभी हम बनारस की बात कर ले, भले धर्म के नाम पर जो वोट में तब्दील करने की कोशिश कर रही है भाजपा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि आप जाति धर्म के नाम पर कितनी राजनीति कर सकते हैं, आप वोट कितना बदल। राजनीति नहीं चलने वाली है। इस बार की जो जनता है वो विकास चाहती है। साफ तौर पर हम गए थे, हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों से संवाद कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है जो चहुमुखी विकास कराएगा हम तो जी उसको वोट करेंगे। इस बार की जो जनता है बहुत समझदार यहाँ पर हमें देखने को मिली। आप वाराणसी को ले लीजिए, वाराणसी में जो घाटों की सफाई से लेकर जो तमाम जो वादे सरकार ने किए थे, जनता कह रही है वो पूरे किए गए हैं। लेकिन अगर हम आजमगढ़ की स्थिति देख लें और दूसरे शहरों की अगर हम स्थिति देख लें तो कुछ ज़्यादा सुधरी हुई नजर नहीं आई है। जो जनता है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि जो विकास कराएगा जी हम तो उसी को वोट देंगे। देखिए सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को अगर जोड़ करके देखा जाए तो लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो भाजपा पूरी तरीके से उभर कर सामने आई थी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, लोकसभा में भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन जो प्रदेश में है वो इस बार समाजवादी पार्टी या फिर कोई और पार्टी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि भाजपा ही नजर आए। देखिए ये जो चुनाव है ये 24 के लिए सेमीफाइनल कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव 24 में है, 22 का ये विधानसभा चुनाव। कई असम मुद्दों पे आप देखिए सरकार की भी बहुत जिम्मेदारियां था। कोरोना आया, उसके बाद देश में किसान आंदोलन चल रहा था, रोजगार की बड़ी समस्या थी। आप देखिए पेंशन, जो अखिलेश यादव ने कहा था कि पुराने पेंशन बहाली की बात, उससे जो सरकारी कर्मचारी हैं बहुत प्रभावित हैं। वो जो पूरा 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है, बिल्कुल बिजली मुफ्त, ये जो अखिलेश का जो पूरा रोड मैप है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की नब्ज को टटोलने वाला है। ये बहुत प्रभावित करेगा समाजवादी पार्टी के लिए। और बनारस की सुबह जो होती है बहुत बेहतरीन होती है। भले ही आज कचौड़ी और दही जलेबी नहीं मिल रही है, लेकिन लोग वोट देने के लिए निकल रहे हैं। और वोट देने के लिए लोग जिन्होंने बनारस को देखा है, क्योंकि हम लोग अभी गलियों में परेशान हो रहे हैं। सोचिए 10 साल पहले जब इस शहर का उतना विकास नहीं हुआ था, लोग किस हद तक परेशान रहते होंगे। अब जो लोग 80 घाट को देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ को देख रहे हैं और बनारस की सड़कों को देख रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि बनारस से भाजपा से कोई छीन नहीं, ये भाजपा कह रही है। नहीं है, अभी भी हम ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। क्योंकि मैंने जो स्थिति देखी थी जब मैं बनारस आई थी तो घाट एकदम साफ नहीं थे, लेकिन अब जो मैं घाट देख रही हूँ काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में जो सबसे ज्यादा समस्या अभी तक मेरे को देखने को मिली वो जाम की थी। गलियां संकरी है तो इस वजह से जाम की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो उसको कोई खैर कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि हमने भी देखा, हम भी कल परेशान हुए। टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं घूमने, आना जाना लगा रहता है। जाम की स्थिति तो यहाँ पर रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की खासियत की तो यहाँ के 80 घाट पर अगर बैठ जाइए तो सुकून के पल, सुकून। हाँ बिल्कुल, और लोग भी काफी घूमने आते हैं। और पॉलिटिकली मैंने देखा कि वो काफी अवेयर है, वो काफी अवेयर है। राजनीति चले जाइए, वहाँ पर चाय पर चर्चा जरूर होती है कि अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है। राजनीति की बात जरूर होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जरूर होती है। कोई योगी आदित्यनाथ का नाम ले ना ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जरूर लेता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे को तो जैसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट भी करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा देखकर वोट करें, उनको कोई मतलब नहीं है विकास से, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आए भी थे और काफी मेगा रोड शो हुआ था, काफी जनसैलाब। उनका संसदीय क्षेत्र है मानसी, जाहिर सी बात है वो आएंगे, रोड शो, भीड़ भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सपा और कांग्रेस में भीड़ कम रहती है। हमने खुद कांग्रेस का रोड शो, सपा का रोड शो कवर किया था, काफी ज्यादा भीड़ थी। लोग कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वोट में तब्दील नहीं होगी ये भीड़, ये कहा जा रहा था, लोगों की तरफ से ही कहा जा रहा था। देखिए ये तो मानसिकता है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो तो लोगों की मर्जी है, वो वोट देंगे नहीं देंगे, किस पार्टी को वो वोट देंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन विकास के मुद्दे ऐसे हैं कि अगर
अगर जनता अब नहीं समझी, क्योंकि 7वां चरण इसे हम फाइनल कहें, पूर्वांचल का फाइनल ये राउंड है, इसमें जो है भविष्य यहाँ पर बदल देगा यूपी का। एक चीज और है कि अभी हम लोग, चूंकि हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि चुनाव का अपडेट, कौन सी ऐसी सीट है जहां लोगों की, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तो हम एक बार फिर से आपको बता दें कि 7वें चरण का मतदान है, आखिरी चरण है उत्तर प्रदेश चुनाव का। 54 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और इसमें जो बड़े नाम है उनका हम बात करते हैं। कुछ दारा सिंह चौहान, अनिल राजभर, मलनी से धनंजय सिंह, रमाकांत यादव चुनाव लड़ रहे हैं, फूलपुर आजमगढ़ से संग्राम यादव हैं, दुर्गा प्रसाद यादव हैं, ये बड़े नाम हैं। जहूराबाद जाइए, गाजीपुर जाइए, आप मिर्जापुर जाइए, कुछ बड़े नाम है, वहाँ पे प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है। जातीय समीकरण की बात हो रही है और इसके साथ ही बात हो रही है उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि ये जो सीट है 54 सीटों पे पिछली बार बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 36 सीटें अपने पाले में लाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी की उसके आसपास रहना चाहेगी, क्योंकि जौनपुर और आजमगढ़ सपागढ़ माना जाता है। वहाँ पे कुल मिलाकर 10 तो 19 सीटें हैं और 19 सीटों में अगर समाजवादी पार्टी 14 या 15 सीटें लाती है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात हो सकती है। और लोग बता रहे हैं वहाँ पे कि क्या वजह है। जब आप आजमगढ़ के एक नुक्कड़ पे हम बात कर रहे थे, लोग अब मिजाज जान रहे थे, तो वहाँ हर कोई अखिलेश के पक्ष में बात कर रहा था। वही माहौल था जो गोरखपुर में था, वही माहौल बीजेपी के लिए जो बनारस में, वही आजमगढ़ में था। तो अब देखना यह होगा कि रमाकांत यादव, जो बाहुबले कहे जाते हैं, शेरे पूर्वांचल कहे जाते हैं, उनकी जो साख दाव पे लगी हुई है, क्योंकि शराब कांड उनके परिवार रिश्तेदार में हुआ है, उनका रिश्तेदार उसमें आरोपी है, इसके प्रति लोगों में नाराजगी है और एक एंटी कन्विंसी है। जब आप बोला, इंटरव्यू भी लिया था रमाकांत यादव का, वो बोल भी रहे थे अगर आरोपी, अगर रिश्तेदार यहाँ पर निकलता है तो उसमें गलती थोड़ी है, गलती थोड़ी है उनकी, ये बोल रहे थे। अगर कोई आकर छिप जा रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन वो जिस तरह से आपके सवालों से तिल मिला रहे थे, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दर्शाता है कि एक बाहुबली से जब आप उसके साम्राज्य में, जब उसके किले में तीखे सवाल पूछते हो तो किस तरह से वो तिल मिलाता है। और तिल मिलाहट हमारे इंटरव्यू में दिखा है, किस तरह से वो बता रहे थे। चूंकि ऑन कैमरा जब बात होती थी तो उनका कुछ चल नहीं पाया, उन्हें बताना पड़ा कि उनका रिश्तेदार था वो आरोपी है। लेकिन धनंजय सिंह को देखिए, वो भी बड़े अपराधी तो कहीं ना कहीं है, बाहुबली है, लेकिन बाहुबली कहने वो भी तिल मिला, कई सारे दर्ज हैं उनके ऊपर, तो लेकिन बाहुबली जरूर है। तभी मैंने कहा कि हो सकता है कि डर का माहौल वो पैदा कर रहे हैं, हो सकता है कि उस तरीके से करना चाह रहे हो। अगर हम वाराणसी की जनता की बात करें तो वाराणसी के हम सुबह निकले, 7 बजे से हम निकले हुए, तो हमने मानसी बूथ देखा, बूथ देखे, भीड़ नजर आई थी, वहाँ भीड़ यहाँ पर मतदान केंद्र पर थी। जो कहा जाता है ना कि पहले जलपान बाद में करिए, मतदान पहले करिए, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। और धीरे चाय भी पी जहाँ पर, तो वो लोग थे, वो लोग बिल्कुल, कितनी भीड़ थी। वो लोग भी ये कह रहे थे कि हमारे परिवार में 15 लोग हैं और 15 लोग एक साथ वोट देने के लिए जाएंगे एक ही बार में और फिर वापस आ जाएंगे 1-1.5 बजे के। तो मतलब उत्साह है लोगों में वोट देने के लिए। और इस बार मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा आप दिखाइए किस तरह से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं। बनारस चूंकि अपने आप में वो शहर जो सांस्कृतिक राजधानी है, जो अध्यात्म की नगरी है, मुक्ति की नगरी है, बनारस लोग आते हैं मोक्ष के लिए। चूंकि 7वां चरण है, हमारा भी आखिरी पड़ाव बनारस ही है और यहाँ का जो शानदार माहौल है, हम 4 दिनों से यहाँ पे हैं, लेकिन हमें अपने घर की तरह, अपने शहर की तरह लग रहा है। लोगों से वो प्रेम मिल रहा है। जब लोग कहते हैं का गुरु का हाल, पहलवान के लस्सी पीला, तो जो पूरा माहौल है, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं आपका वोट इस बार किसको, तो हंसते हंसते कहते हैं कि हम तुमको क्यों बता दे भाई, हम वोट देंगे, वोट हमारा, लेकिन वो अधिकार है। हम बात कर रहे हैं मुद्दों पे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और जिस तरह से बूथों का हाल है, जो माहौल है, हम उनसे पूछते हैं, वो हम ही से पूछते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आप इतनी जगह घूम करके आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो वो फाइट, टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम खुद नहीं कह सकते हैं कि किसकी सरकार यहाँ पर बन जाए। लोग हमसे पूछते हैं, आप तो कई जिले कवर कर आ चुके हैं, आपको तो पता होगा किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन हमें भी इतनी कंफ्यूजन हो रही है। मानसी, सबको ही कंफ्यूजन है। बनारस की बात करें, खूबसूरत बनारस, बनारस के नाम में ही रस है। तो आप देखिए यहाँ के जो लोग हैं बहुत मीठे, रस बनारस की तरह मीठे। आप यहाँ पर ये पहलवान की लस्सी ले लीजिए, वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है और बात होती है सिर्फ राजनीति की, किसकी सरकार बनने जा रही है। चाय एक तरफ हाथ में चाय और दूसरी तरफ जुबान पे सिर्फ राजनीति का नाम, कि कौन इस बार जीतने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है, इस तरीके का माहौल नजर आता है। अनुराग, अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 में पूर्वांचल में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार जो डामाडोल लग रही है स्थिति, इस बार कुछ साफ नहीं हो पा रहा है कि पिछली बार एक लहर थी और उस लहर में देखने को मिला कि बीजेपी का प्रभाव क्या दिखा।
अब हम बता रहे हैं कि पूर्वांचल इस बार क्यों बहुत अहम रहा है। पूर्वांचल हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम पूर्वांचल से निकले हैं और इस बार बीजेपी की जो संजीवनी कही जा सकती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो बना है। गाजीपुर, मऊ, बलिया इन जिलों को वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि जब वोट देने लोग जा रहे हैं तो क्या वो इस बात से सहमत हैं कि बीजेपी सरकार ने रोजगार को लेकर बहुत काम किया है, महंगाई पे बहुत काम किया है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं डरे हुए इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें लगता है एक मैसेज चला गया है, इतनी एजुकेटेड पूर्वांचल की जनता नहीं है, उस अपेक्षा बड़े जोत के किसान नहीं है। हम कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक बार और बीजेपी आएगी तो जो नौकरी है वो खतरे में हो जाएगी, सभी चीज़ प्राइवेट हो रही हैं। तो ये जो मैसेज जा रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ है। इसके साथ ही जो नौजवान है जो रोजगार की तलाश में है, चाहे 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी में जिन लोगों ने पुलिस की लाठियाँ खाई हैं, चाहे वो इलाहाबाद में या बनारस में, उनका पूरा परिवार और वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। अब सिर्फ आप जाति और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं कर सकते, यह स्पष्ट हो चुका है। और बनारस की जैसी बात कर रही थी कि बनारस में एक अलग रस है, वाकई गजब की मिठास है इस शहर में। और हम पूरा चुनाव कवर कर रहे हैं 4 दिनों से, जो पूरी थकान है एक झटके में 80 घाट पे जाइए, पूरी थकान आपकी थकान जो है, हम इतने जिले हम घूम कर आ गए हैं, लेकिन बनारस में हम रुके 80 घाट पर। हम खुशी है कि हमारा आखिरी जो पड़ाव है वो बनारस में आके रुका, तो हमने थोड़ा आराम भी किया और काफी सुकून घाट पे मिला हमें। बिल्कुल, बनारस में हम जाए, आप अगर बनारस आ रहे हैं तो घाट पर जरूर जाए, वहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। और हमें भी हमारी जो पूरी थकान थी चुनाव की, हम कई जिलों में हमने कवर किया, भागम भाग लगी हुई थी, लेकिन वो सारी थकान हमारी यहाँ पर अगर 80 घाट पर जाए वो सारी थकान हमारी दूर हो जाती है। राजनीति की बात भी वहाँ पर होती है और धर्म की बात भी होती है, रोजगार के मुद्दे भी वहाँ पर उठते हैं, तमाम ऐसी चर्चाएं वहाँ पर होती है। लेकिन एक सुकून का पल यहाँ पर हमें देखने को मिला बनारस में। अगर हम यहाँ के समस्याओं की बात करें तो जो युवाओं को हमने घाट पर लोगों से बात की थी, संवाद किया था, जो युवा थे वो रोजगार से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन कुछ जो बुजुर्ग थे वो कह रहे थे नहीं जी सब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है। विकास के मुद्दे पर इस बार जनता चाहती है वोट करे, लेकिन कुछ पक्ष ऐसे हैं जो चेहरे पर वोट करना चाह रहे हैं। लेकिन कई 613 उम्मीदवार, जैसे कि हम बता ही रहे हैं, लगातार उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा और जो चुनाव के नतीजे हैं वो 10 मार्च को साफ हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर हम मजदूर वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग की बात करें तो मजदूर वर्ग से हमने जब बात की तो हमें ये नजर आया कि वो भी नाराज है। वो भी ये कह रहे हैं कि हमने सरकार ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया, मजदूर वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। और जो मध्यम वर्ग है वो भी परेशान है, वो भी कह रहे हैं कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि किसके लिए सरकार ने किया, किसके लिए? निश्चित तौर पे हमने मजदूरों से बात की, इसी लंका पे बात की, तो मजदूरों की दर्द ये था कि जो बड़े नेता हैं जब दिल्ली या लखनऊ से आते हैं तो पूरा बैरिकेड कर दिया जाता है, हमारा रोजगार उस दिन छिन जाता है। जो पर डे कमाने वाले दिहाड़ी के मजदूर हैं, 250-300 रुपये कमाते हैं, उस चुनावी सीजन में जब नेता आते हैं बड़े बड़े चुनावी बातें करते हैं, लेकिन उनका रोजगार कहीं ना कहीं, सरसों का तेल का दाम आसमान छू रहा है, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, दाल का दाम आसमान छू रहा है। मध्यम वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, दोनों के लिए ही परेशानी का सबब है। निश्चित तौर पर सरकार, अच्छे दिन की बात, सबका साथ सबका विकास की बात इस सरकार ने की, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं कहीं ना कहीं बनारस में। लेकिन एक चीज और भी है, जिस बुजुर्ग का हमने इंटरव्यू किया वो 20 सालों से एक छोटी सी 5x5 की गुमटी में रहती हैं और उसके बाद भी वो योगी और मोदी की उन तक योजनाएं पहुंच रही हैं। तो लोग इससे भी खुश हैं कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं। पहले होता ये था कि 5 रुपए का कोई योजना थी तो 2 रुपये 1 रुपये जनता तक पहुंचती थी, लेकिन जब बात मजदूरों की, निचले तबके की बात हो रही है तो सिर्फ धर्म की अफीम पे नाम पे आप समाज को नहीं चला सकते, देश नहीं चला सकते। लोगों को रोजगार देना होगा, महंगाई से निजात दिला। आप मीम्स देखिए सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि 10 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल के फिर से रेट महंगे हो जाएंगे, फिर से महंगाई आसमान छूने लगेगी। तो देखना यह होगा कि बनारस 7वां चरण, वो शहर जहां लोग मुक्ति के लिए आते हैं, वो जो अपने जीवन की यात्रा का अंत यहाँ से चाहता है, चुनाव का भी अंत यहीं से हो रहा है। अब देखना ये किसके हित में होता है, कौन बनारस में फिर से एक बार बाजी मारता है, क्योंकि 8 सीटों में पिछली बार बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों ने क्लीन स्वीप किया था। अब देखना यह होगा कि पूर्वांचल क्या तय करता है, किसकी सरकार आती है, 10 मार्च को स्पष्ट होगा। मानसी, बिल्कुल।
अगर देखा जाए, आपने महंगाई की बात की, तो मैं टैक्स की बात करना चाहूंगी यहाँ पर। पहले लोगों को टैक्स जब देना पड़ता था तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि टैक्स भी लग रहा है किसी चीज में, लेकिन अब जो टैक्स की दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, तो उससे पता चलता है लोगों को कि हाँ इतना इतना टैक्स लग रहा है। लोगों को इससे भी महंगाई का काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पे मानसी, ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टैक्स के बारे में पता चल रहा है। जो व्यक्ति पर डे मजदूरी करता है उसे टैक्स का कोई मतलब नहीं पता है, उसे नहीं पता टैक्स क्या है। उसको पता है कि दाल का रेट क्या है, वो उसको पता है कि पूरे दिन मजदूरी करके वो आधा केजी दाल लाएगा तो उसका परिवार कितने दिन खाना खाएगा। हरी सब्जियां थालियों से गायब हो चुकी थी, तो एक बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तो इसी चीज़ों पे घेरती थी, लेकिन इस बार महंगाई हो गई, रोजगार हो गया, इन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। अब देखना वो जनता क्या तय करती है। बिल्कुल, महंगाई और रोजगार ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस बार सरकार पर परेशानी का सबब बने हुए हैं, लेकिन देखना होगा 10 मार्च को साफ होगा कि यूपी का ताज किसके सर सजता है।